नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 22 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सप्लेन पेज पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला तो आर्टिकल रहेगा RS-28 सरमत। ठीक है, ये बेसिकली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि रशिया ने अभी टेस्ट की है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। दूसरा यहाँ पर जब देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से वीट को प्रोक्योर करती है, ख़रीदती है। तीसरा हम देखेंगे कि जिस तरीके से आरबीआई ने अपनी तरफ से बोल दिया है कि हम इंटरेस्ट रेट को राइज़ करेंगे या पॉलिसी रेट राइज़ करेंगे, तो उससे जो भी डेट मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले इंडिविजुअल्स हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा SC/ST OBC का क्या रिप्रेजेंटेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये आर्टिकल्स इनको देखते हैं एक एक करके डिटेल में, फिर बाद में बाकी देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, RS-28 सरमत रिसेंटली न्यूज़ में थी। ये क्या है? तो एक ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाकर के हिट करने की क्षमता रखने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। दैट मीन्स इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी रहेगी, यूँ प्रोजेक्टाइल बना करके। एक तो होती है मिसाइल को यहाँ से छोड़ा और सीधा हिट कर गई टारगेट को, इस तरीके की मिसाइल्स तो होती हैं क्रूज़ मिसाइल, और एक होती है इस तरीके से ट्रेजेक्ट्री बना करके फिर जाकर के प्रोजेक्टाइल बना करके हिट करे टारगेट को, जो कि एटमॉस्फेयर से भी बाहर चली जाती हैं और फिर बाद में हिट करती हैं। तो इनको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। तो रशिया ने भाई ये अभी टेस्टिंग की है। ठीक है जी, तो आप देख लो कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई रशिया की तरफ आंख उठा करके भी देखेगा तो 2 बार सोचेगा। शेड्यूल की बात करें तो पहले तो 2020-21 में प्लान था, बट अप्रैल 2022 तक होते होते अभी इसका जो टेस्ट है वो कर लिया। टेस्टिंग कहाँ से की गई है? कामचटका पेनिनसुला। ये कामचटका पेनिनसुला लोकेटेड है ईस्टर्न, ये जापान वाली साइड में लोकेटेड है। एक बार हम मैप देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। वहाँ से लगभग आप देख लो 6000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ले जा करके इसको हिट किया है। एक बार मैप देखते हैं। ये देखो यहाँ पर देख सकते हो, ये है कामचटका पेनिनसुला और ये है एरिया सखाइलिन वाला। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो सी ऑफ ओखोटस्क, इधर आ गया सी बेरिंग सी, और ये वैसे ओवरऑल अगर देखो तो नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक आ गया। ठीक है ना, तो सी ऑफ ओखोटस्क, इसी तरीके से कामचटका पेनिनसुला ये, और ये सी ऑफ बेरिंग, ये जापान है नीचे, ये साउथ कोरिया आ गया। सी ऑफ जापान यहाँ पर लोकेटेड है। ईस्ट चाइना सी ये रहा, साउथ चाइना सी ये रहा, फिलीपींस सी ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर टेस्टिंग की गई है ये जो मिसाइल है। इसके आगे देखें, नेटो ने इस मिसाइल को नाम दिया है सैटान सेकंड। ठीक है, सैटान सेकंड का नाम दिया है, और आप देख लो इसमें एक मिसाइल में 10 वार हेड्स कैरी किए जा सकते हैं, मतलब 10 तरीके के इक्विपमेंट्स जो मेन है, बॉम्ब हैं, वो कैरी किए जा सकते हैं। ठीक है, अर्थ के दोनों पोल्स को हिट कर सकती है। 11,000 से 18,000 की इसकी रेंज है। ठीक है, इससे ग्राउंड से हिट करते हुए सैटेलाइट्स को भी हिट किया जा सकता है, जो राडार ट्रैकिंग सिस्टम है उनको भी ख़त्म किया जा सकता है। इवन USA को टारगेट करने में भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, ये है मेन चीज़। 10 वॉर हेड्स हैं इनकी, आप देख लो। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, अब आप देख लो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, इस तरीके से कि कभी भी ट्रेजेक्ट्री अगर चेंज करनी हो मिसाइल की तो वो की जा सकती है, जिसको बोलते हैं मैन्योरिंग, कि भाई सिचुएशन के हिसाब से मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री, मिसाइल की रेंज वो चेंज करनी, वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो हिट करने की क्षमता देख लो। इसके पहले RS-28 सरमाट जो है, इसके पहले RSR-36M वोयवोदा, ये भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो रशिया ने डेवलप कर रखी है और अपनी आर्मी को दे भी रखी है ये। ठीक है, जिसको नेटो ने नाम दिया था सैटान। ठीक है, या सैतान या साटन समथिंग कुछ। ठीक है, और ये जो साटन वर्ड जो यूज़ किया गया है यहाँ पर, ये जो मिसाइल के नाम में वर्ड है, साटन वर्ड तो यूज़ किसने किया है? नेटो ने। और ये जो सरमत वर्ड है या सरमाट, ये वर्ड जो है बेसिकली वहाँ पर ट्राइब रहती थी पहले, नोमैडिक ट्राइब, उस ट्राइब के नाम से ही दिया गया है। आपको पता है स्टेपी वाला रीजन प्रेवलेंट है कौन से एरिया में? रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। तो वहाँ पर ये ट्राइब रहती थी, उसी ट्राइब के नाम पर ये मिसाइल का नाम रखा गया है। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पर। और सरमाटियंस कौन थे? सरमाटियंस बेसिकली हाईली डेवलप्ड थे हॉर्समैनशिप और वॉरफेयर में, लड़ाई में बड़े पारंगत थी ये जो ट्राइब थी वो। इसी के हिसाब से ये RS-28 सरमाट
और एक ये याद रख लोगे R36M वोयवोदा, ठीक है, दोनों रशिया की हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि गवर्नमेंट प्रोक्योर कैसे करती है गेहूं को। तो बात ऐसी है, अभी प्रोक्योरमेंट अंडरवे है, चल रहा है, सरकार प्रोक्योर कर रही है, जिसमें मेन तो राइस, व्हीट और कोर्स ग्रेन, मोटे दाने हैं, मोटा अनाज है, वो खरीद रही है। खरीदने की रेट आपको पता ही है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है, वो डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट सोइंग के पहले, बुआई से पहले पहले डिक्लेयर कर देती है, और फिर बाद में जैसे फसल कटती है, हार्वेस्टिंग के बाद में प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें मेन टारगेट क्या है कि देखो, आपको पता है कि हमारे देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है, जिसपे सब्सिडाइज्ड रेट में गरीबों को अनाज दिया जाता है। तो उसके लिए जो बफर मेंटेन रखना होता है ना, कि कम से कम इतना स्टॉक तो होना ही चाहिए। तो बफर होता है कि कम से कम इतना होना चाहिए। एक ये कि भाई पूरी सप्लाई हमें देनी है, तो उसके लिए हमें गेहूँ चावल तो कम से कम हमारे पास में होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट उसके लिए खरीदारी करती है। प्रोक्योरमेंट कैसे होता है, देखो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और साथ में स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज़, या फिर आप कह दो ये स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज़ और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो गई, ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो गई, ये मिल करके खरीदारी करते हैं, ठीक है। एफसीआई का जो फूड प्रोक्योरमेंट है, ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो डिसेंट्रलाइज मैनर में और एक हो सकता है सेंट्रलाइज मैनर में। एक तो डीसीपी मैनर हो गया, जिसको डिसेंट्रलाइज बोलेंगे, डीसीपी, ठीक है, और एक हो गया सेंट्रलाइज, जिसको नॉन डीसीपी बोल देंगे। अब बात ऐसी है कि जो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, उसमें क्या होता है, इसमें देखो एक सेंट्रल पूल तैयार किया जाता है। इसका मतलब सारा अनाज इकट्ठा होकर के किसके पास आ जाएगा, एफसीआई के पास में। चाहे फिर वो अनाज खरीदने का काम स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी करो या एफसीआई खुद करो, ठीक है। तो एफसीआई की वेबसाइट पे जो डेफिनेशन दी हुई है, उसका मतलब यह है कि सेंट्रल पूल का मतलब यह है कि वो स्टॉक, वो सारा गेहूं या चावल का माल जो एक जगह इकट्ठा करके और रखा जाता है, ठीक है। और ख़रीदारी किस रेट पे होगी, एमएसपी पे। क्वांटिटी, भाई सीधी सी बात है, जो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खुद, ये मिलकर के इकट्ठा करके और रख देती हैं। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने जितना पैसा लगा करके वो ख़रीदारी की है ना, वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको दे देती है। ये तो हो गया सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज का मतलब क्या हो गया, चाहे एफसीआई खरीदो चाहे स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज खरीदो, मिलकर के अल्टीमेटली स्टॉक जो रहेगा उसको मेंटेन करेगा एफसीआई। और जितना खर्चा आ गया स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए, वो खर्चा कौन बियर करेगा, एफसीआई। एफसीआई जो कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है। तो इस तरीके से सेंट्रलाइज सिस्टम में तो आपको पता पड़ ही गया। अब इसमें देख लो, जैसे पंजाब हरियाणा है, तो सेंट्रलाइज सिस्टम में यहाँ पर स्टेट एजेंसीज प्रोक्योर करती हैं। और प्रोक्योर करने का तरीका क्या होता है, या तो एफसीआई करे या स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी। और करने का तरीका, भाई एपीएमसी मंडियों के अंतर्गत जो आड़तियाज होते हैं, जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, उनके थ्रू फिर वो खरीदारी होती है। और ये कमीशन एजेंट किसके अंडर में है, एपीएमसी मंडी एक्ट जो हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है जी। तो इसमें देख लो, वीट, पैडी, कुछ भी है वो प्रोक्योर किया जा सकता है। और वो प्रोक्योरमेंट जो है वो सीधा, एक तो हो गया मंडियों से खरीदारी, या फिर सीधा फार्मर से हो सकती है। बट अल्टीमेटली जो भी खरीदारी की गई है वो जाकर के कहाँ इकट्ठी कर दी जाएगी, एफसीआई के पास में। सेंट्रल पूल क्रिएट कर लिया जाएगा, दिस इज सेंट्रलाइज्ड। अब आ जाओ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, जिसको डीसीपी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोक्योरमेंट तो अपने हिसाब से ये स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज ही करेंगी, या स्टेट गवर्नमेंट खुद करेगी, जिसमें प्रोक्योरमेंट भी करना है इनको, स्टोर भी करना है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, ठीक है। पर इसमें जो कोटा है कि कितना स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, कितना स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी प्रोक्योर करेगी, वो जो अमाउंट है, वो जो क्वांटिटी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से अलोकेट करेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा जो वीट प्रोक्योर किया जाता है वो खुद के पास ही रख लिया जाता है, ठीक है, ना कि सेंट्रलाइज्ड मैनर में एफसीआई के गोडाउन में जाके रखा जाएगा। गवर्नमेंट अपने पास ही रखेगी, पर हाँ, वो अमाउंट, वो क्वांटिटी, वो उतनी ही होगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी गाइडलाइन में पहले बोलेगी। क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट क्या है आपका, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या दूसरी कोई वेलफेयर स्कीम चल रही है, उन स्कीम्स के तहत बेनिफिट पहुंचाने, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लो कि एक तो हो गया सेंट्रलाइज मैनर में, ठीक है, और एक हो गया हमारा डिसेंट्रलाइज मैनर में प्रोक्योरमेंट का सिस्टम। इसके आगे अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा एक्सेस में जो है राइस या वीट को प्रोक्योर कर लिया गया है, तो फिर वो हैंडओवर कर दिया जाएगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, और उसी के बेसिस पे फिर उनको पेमेंट भी कर देगा एफसीआई। तो मतलब क्या हो गया, दोनों का आपको क्लियर होना चाहिए। एक तो सेंट्रल पूल क्रिएट हो गया, और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट अपने पास में अपना प्रोक्योर्ड ग्रेन है उसको रख भी सकती है। पर मान लो एक्सेस में अगर हो गया, तो उस एक्सेस
वाला जो स्टॉक है उसको एफसीआई को हैंड ओवर कर दिया जाएगा और उसके हिसाब से एफसीआई फिर पेमेंट कर देगा। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मैन्युअल प्रोक्योरमेंट हो गया। अब देखो एमएसपी हो गई, आरतीआस जो होते हैं उनका कमीशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हो गए, मंडी लेबर हो गया, ये सारी चीज़ें मिला करके ओवरऑल कॉस्टिंग आती है। और जितना भी एक्सेस स्टॉक पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज ने खर्चा किया है, एक्सेस में खर्च हो गया है, और वो अगर एक्सेस स्टॉक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को हैंड ओवर किया जा रहा है तो ये खर्चा भी फिर एफसीआई उठाएगा। जेन्युइन सी बात है कि भाई खरीदा हुआ माल अगर एफसीआई के पास जा रहा है तो खर्चा भी एफसीआई उठाएगा। अगर हम देखें तो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट अभी 8 स्टेट्स में होता है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, पंजाब में और महाराष्ट्र में। ठीक है, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिर्फ 8 स्टेट्स में हो रहा है अभी करंटली, पूरे देश में नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना। फिर बात आ जाती है गवर्नमेंट क्या प्राइस पे करती है। देखो गवर्नमेंट एक तो एमएसपी तो आपको पता ही है कि कोई भी क्रॉप हो उसकी सोइंग से पहले पहले ही डिक्लेयर कर देती है कि हाँ जी इतना है। जैसे अभी वीट की हम बात करें तो एमएसपी आप देख लो, वीट की बुआई हुई अक्टूबर 2021 में, जिसकी कटाई अभी चल रही है, कटाई हो चुकी है, हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो उसका एमएसपी 2021 में डिक्लेयर कर दिया था गवर्नमेंट ने, सितंबर के लगभग, सितंबर अक्टूबर में, कितना पर क्विंटल 2015 रुपये के हिसाब से हम खरीदेंगे। फिर उसके बाद में आपको पता है धीरे धीरे ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ बोनस देना चाहे अपने फार्मर्स को तो वो भी दे सकती है एमएसपी के में ऐड करके। बेसिकली एमएसपी डिक्लेयर की जाती है 23 कमोडिटीज़ के लिए, 23 कमोडिटीज़ के लिए, जिनमें वीट और राइस दोनों इंक्लूडेड है। और ये जो डिक्लेरेशन होता है वो सीएसीपी की रिकमेंडेशन, दैट मीन्स कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे कैबिनेट कमेटी ऑफ ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा फाइनलाइज की जाती है। ठीक है, और फिर वही फिर बाद में अलोकेट होती है, जब भी गवर्नमेंट को प्रोक्योर करना होता है तो उस एमएसपी के हिसाब से फार्मर्स से खरीद सकती है। अब सवाल यह है कि फार्मर्स को अगर मान लो कि कहीं से ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है प्रोक्योरमेंट में, तो फार्मर्स एकदम फ्री हैं, वो आराम से प्राइवेट एंटिटी को अपनी मंडी से बाहर ले जा करके बेच सकते हैं अगर उनको फ़ायदा दिख रहा है तो। और अभी आपको पता है कितना ज़्यादा हड़कंप मचा था जब 3 फार्म लॉज इंट्रोड्यूस किए गए थे और फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, डिमांड भी करने लग गए थे कि एमएसपी को लीगल राइट बना दो हमारा, पर गवर्नमेंट ने वैसे डिनाई कर दिया, अभी तक एमएसपी को लीगल राइट नहीं बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिस्टम पूरा काम करता है। अब भाई प्रोक्योरमेंट कब होता है, कैसे होता है, वो डिपेंड करता है हार्वेस्टिंग के। जैसे 1 अप्रैल के लगभग तो 8 स्टेट्स में प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया था। इसके अलावा 15 अप्रैल के लगभग 15 मार्च के लगभग एमपी में हो चुकी थी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट। 15 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में, ये मार्च नहीं है भाई, ये अप्रैल ही है। ठीक है, एमपी में। और 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में बिहार, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी होने लग गई प्रोक्योरमेंट। ठीक है, यही चीज़ें बताई जा रही है। प्रोक्योरमेंट कैसे होती है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। ठीक है, खरीदारी का तरीका मैंने आपको बता ही दिया सारा प्रोसेस। इसके अलावा टारगेट क्या है वीट प्रोक्योरमेंट का, तो देखो 2022-23 का 444 लाख मेट्रिक टन ये फिक्स किया गया था वीट के लिए। ठीक है, जो कि पिछली बार की कंपैरिजन में थोड़ा सा लमसम बराबर है, क्योंकि पिछली बार कितना है 433.44 लाख मेट्रिक टन, तो लगभग 11 लाख मेट्रिक टन एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट की बात की जा रही है। और वो प्रोक्योरमेंट किन किन स्टेट से कितना कितना किया जाएगा वो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। फिर बात आ जाती है कि गवर्नमेंट जो है वो कब तक प्रोक्योर करती है, अब मतलब कितना प्रोक्योर कर चुकी है अभी तक। देखो हमारा मेन काम क्या है गवर्नमेंट का, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो सस्ता अनाज दिया जाता है उसके लिए प्रोक्योर करना। तो ये बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल तक लगभग 101 लाख मेट्रिक टन तो प्रोक्योर किया जा चुका है। पर अब की बार प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्वालिटी की, क्योंकि आपको पता है मार्च में अचानक से गर्मी बढ़ी थी, और गर्मी भी स्प्रिंग वाली नहीं, समर्स वाली गर्मी आ गई, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया। इसकी वजह से जो ग्रेन की साइज़ होनी चाहिए ना वो सिकुड़ गई, इस वजह से थोड़ा सा क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आ रही है। फिर सवाल आता है कितना स्टॉक चाहिए होता है गवर्नमेंट को अपने पास में रखने के लिए, तो भाई बात ऐसी है, बफर स्टॉक तो चाहिए होता है 76.6 लाख टन। ठीक है, इसके कंपैरिजन में 1 अप्रैल 2022 को कितना बफर स्टॉक था, 189.8 लाख मेट्रिक टन। इसका मतलब जितना गवर्नमेंट के पास में बफर स्टॉक होना चाहिए ना उसके कंपैरिजन में 2.5 गुना ज़्यादा है। ठीक है जी, लगभग 2.5 गुना है, 2.5 गुना ज़्यादा नहीं, लगभग 2.5 गुना गवर्नमेंट के पास प्रोक्योर्ड मतलब ऑलरेडी वीट अवेलेबल है। आपको पता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में हम फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके लिए लगभग 300 लाख टन की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके अलावा अगर देखें तो 2021-22 का जो टाइम आया था तब लगभग 294.7 लाख टन का
डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, ठीक है। किसका पर्टिकुलर हम बात करें, वीट की अभी, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में। और आपको पता है उसके अलावा एडिशनल कोरोना के टाइम पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए थे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। उसमें एडिशनल 187.18 लाख टन जो है गेहूं और दिया गया था। तो ओवरऑल पीडीएस सिस्टम में हमारे 3 ऑलरेडी काम करें। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, जिसमें टारगेटेड बेनिफिशियरी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो हम करते हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना काम करती है और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम काम करता है। तो इसमें आप ओवरऑल ध्यान रखोगे कि कैसे प्रोक्योरमेंट होता है, क्या प्रोसेस होता है, और प्राइसिंग जो कुछ भी होती है, अब प्राइसिंग कैसे होती है, कॉस्टिंग कैसे होती है, वो देखो एफसीआई अपनी तरफ से इकोनॉमिक कॉस्ट डिसाइड करता है कि वाकई में कितनी लागत आ रही है। ये एक टोटल कॉस्ट होती है जिसमें एक्विजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब खरीदारी करने से लेकर उस पूरे माल को गोडाउन्स तक ले जाना, गोडाउन से फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक पहुंचाना, ये सारा खर्चा उसमें आ गया, ठीक है। तो इसमें एमएसपी आ गई। इंसिडेंटल कोस्ट का मतलब जैसे वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई टैक्स लगाया जा रहा है, आड़तियों के द्वारा या सोसाइटीज़ का कोई टैक्स लग रहा है, या कोई बैगिंग या फिर मंडी लेबर कुछ लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन डिपो तक ले जाने का वो लग रहा है खर्चा, ये सारा आ जाता है इंसिडेंटल कॉस्ट में। तो एमएसपी और इंसिडेंटल कॉस्ट इनको ऐड कर दो, और ओवरऑल अगर देखें तो एफसीआई ने इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी पैक कर रखी है, 2588.70 पर क्विंटल के हिसाब से। और एमएसपी कितनी आपको पता है, 2015 रुपये, जो लमसम हमने अभी देखी थी यहाँ पर, ये देख सकते हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है, वो आपको पता ही है, क्योंकि गवर्नमेंट को मैनेज भी तो करना होता है इतने बड़े स्टॉक को, इसलिए। और बाकी खरीदारी के टाइम पे टैक्स भी देने होते हैं, आड़तियाज, लेबर कॉस्ट, वो सारी आ जाती है इसमें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी, बात यह है कि अभी इंटरेस्ट रेट राइज करने की आरबीआई ने बात कर दी है, तो इसका असर डेट मार्केट पे क्या पड़ेगा। भाई इसका सिंपल सा इक्वेशन है, वो ये कि जो लोग डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को अभी इंटरेस्ट रेट राइज होने से थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा। कैसे, देखो होता क्या है, एक कंपनी है मान लो एक्स, ये कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उधार लेगी पैसा, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। पैसा 2 तरीके से आ सकता है, या तो बैंक से उधार लेकर के आ जाओ, या फिर जो बॉन्ड मार्केट है वहाँ पर बॉन्ड रिलीज़ कर दो और उस बॉन्ड से लोगों से पैसे उधार ले लो और वो बॉन्ड लोगों को बांट दो पैसे के बदले में, और उस बॉन्ड पे कंडीशंस भी लिख के दे दोगे कि भाई इतना % हम आपको रिटर्न दे देंगे और आप हमें इतने सालों के लिए पैसा दे दो। तो जो यहाँ पर जो लोग बॉन्ड लेकर के पैसा दे रहे हैं इस कंपनी को, वो हो गए बॉन्ड इन्वेस्टर, या इनको डेट इन्वेस्टर भी बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स कंपनी के पास में ऑप्शन दोनों अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्लियर है, बॉन्ड से कैसे लिया जाता है, और दूसरा आ गया बैंक से उधार लेना। भाई बैंक से उधार लेने का तो सिंपल सी बात है कि लोन लिया जाएगा तो लोन पर कितना ब्याज बैंक ले रहा है। अब हो क्या रहा है कि आरबीआई ने क्या कह दिया कि हम पॉलिसी रेट राइज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, बैंकों से लोन लेना इस कंपनी के लिए महंगा पड़ेगा कि नहीं। और दूसरा, बैंकों की माथापच्ची कितनी है कि अगर रिटर्न नहीं दिया पैसा तो बैंक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देंगे, टाइम पे ब्याज नहीं पहुंचाया, टाइम पे प्रिंसिपल नहीं पहुंचा। दूसरी ये हेडेक रहेगी, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देंगे, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देंगे, कंपनी को बर्बाद तक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में बैंकों की बजाय ये कंपनी रिलाई करेगी किस पे, कि क्यों ना हम बॉन्ड मार्केट से ही पैसा उधार ले लें, जिसमें कम से कम लोग जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको दिलासा तो दे सकेंगे। अगर मान लो पहली चीज़ तो रिटर्न दे दिया जाएगा पैसा, और एक बार पैसा आ गया तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, 5 साल 10 साल जितने साल के लिए भी वो बॉन्ड रिलीज़ किए गए थे। तो ऐसे में बैंकों के ऑप्शन के तौर पे ये काम कर जाएंगे बॉन्ड मार्केट। अब होता क्या है कि जब पहले इस एक्स कंपनी ने उधार लिया था उस टाइम पर मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट थी वो थी कम। अब इंटरेस्ट रेट कम थी तो बैंक से उधार लेना भी बड़ा आसान था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम थी तो कम ब्याज पे उधार मिल रहा था। तो इस केस में बॉन्ड मार्केट पर भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता था उस कंपनी को। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टर्स को रिटर्न थोड़ा कम मिलता था। अब क्या है कि आरबीआई क्या कर रहा है कि आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट को राइज कर रहा है। अब इंटरेस्ट रेट राइज कर रहा है क्योंकि पहले ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट कम चल रही है, अकोमोडेटिव स्टांस चल रहा था, इंटरेस्ट रेट कम कर रखी थी आरबीआई ने, इसलिए बैंकों की रेट भी कम थी और बॉन्ड पर भी ब्याज कम देना पड़ रहा था जो भी कंपनियां बॉन्ड मार्केट से या डेट मार्केट से पैसा उधार लेके आ रही थी। पर अब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को राइज करता है ना, तो उस केस में
जिन लोगों ने पहले से बॉन्ड मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उनको तो नुकसान होगा ना, क्योंकि पहले जो ऑलरेडी उनके पास में जिन बॉन्ड्स में इन डेट इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा रखा है वहां पर तो इंटरेस्ट रेट क्या थी, कम थी ना। अब आरबीआई इंटरेस्ट रेट अगर राइज करेगा तो नए बॉन्ड जो रिलीज किए जाएंगे उनकी तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी, पर जो पुराने बॉन्ड होल्डर्स हैं उनकी इंटरेस्ट रेट तो कम ही चल रही है ना। तो इस केस में ये लोग इधर आने की कोशिश करेंगे, या तो ये कोशिश की जाएगी कि बॉन्ड मार्केट से निकला जाए, ठीक है, पुराने बॉन्ड्स को बेचा जाए। क्यों? क्योंकि उनको फायदा नहीं दिखेगा कि नया जो अब के टाइम पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद में जो लोग बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे उनको तो इंटरेस्ट रेट अच्छी मिलेगी, और जबकि पुराने वाले हैं वो बेचारे नुकसान में हुए कि नहीं। तो ये फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे में बॉन्ड मार्केट में थोड़ी हलचल मची हुई है कि भाई इंटरेस्ट रेट राइज होगी तो इन्वेस्टर क्या फील करता है कि भाई नया डेट फंड में अगर इन्वेस्ट करेंगे, नए बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगी, बजाय कि जो पुराना जो ओल्ड एग्जिस्टिंग बॉन्ड सिस्टम है उसके। इसके जस्ट उलट अगर इंटरेस्ट रेट डाउन जाती है तो जस्ट उलट होती है। कैसे? कि जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट डाउन जाने का मतलब क्या हो गया कि एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं उनकी रेट अच्छी खासी है, तो इसका मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न बढ़िया मिल रहा है। जबकि दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट डाउन चली गई और अब नए बॉन्ड रिलीज होंगे तो वहां पर हो सकता है जल्दी से कोई अट्रैक्ट ना हो इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब नए बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलेगी, जबकि इंटरेस्ट रेट कम होने से ज़्यादातर फिर बाद में बैंकों की तरफ जाना एक ऑप्शन निकल जाएगा, क्योंकि बैंकों ने भी तो इंटरेस्ट रेट कम कर दी ना। इंटरेस्ट रेट कम का मतलब क्या हुआ कि सस्ते में उधार मिल जाएगी कंपनियों को। तो ओवरऑल अभी की सिचुएशन जो है वो फर्स्ट वाली सिचुएशन है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को नुकसान में पाएंगे कि भाई नया बॉन्ड जो रिलीज हो रहा है उस पर अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, पुराने वाले में तो यार जो इंटरेस्ट रेट कम थी वही मिल रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। यही कैलकुलेशन यहाँ पे बताई जा रही है। इसी चीज़ को देख करके बताया जाता है कि हाँ जी आपको डेट मार्केट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, करो तो नए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि फिर वो पुराना जो बैंक होल्डर है ना, बॉन्ड होल्डर, उसको नुकसान हो जाता है अगर इंटरेस्ट रेट राइज होती है, तो फिर वो बेच करके कुछ नया खरीदने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये है पूरा सिनेरियो बॉन्ड मार्केट का कि कैसे इंटरेस्ट रेट का असर आता है पूरा। फिर इसके आगे देखें, SC ST OBC का सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कितना रेशो है, कितना रिप्रेजेंटेशन है, उसके हिसाब से आर्टिकल है। देखो अभी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने अपनी तरफ से सभी यूनियन मिनिस्ट्रीज़ को, डिपार्टमेंट्स को कहा है कि एक बार एक डेटा पूरा कलेक्ट करो, क्वांटिफाइबल डेटा, जिससे ये पता पड़ जाए SC ST का कितना रिप्रेजेंटेशन है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया, वो ये कि जो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, और प्रमोशन में भी आप जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न है वो अप्लाई करो। तो इसके लिए डेटा पहले अवेलेबल होना ज़रूरी है ना। तो ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने अपनी तरफ से सर्कुलर रिलीज़ किया है और सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को कहा है कि भाई आप एक काम करो, पूरा डेटा इकट्ठा करो और हमें बताओ कि कितने कैंडिडेट्स आपके पास में है, कितनी वैकेंसी है, कितने SC के कैंडिडेट है, कितने ST के कैंडिडेट्स हैं। तो ओवरऑल आप देखो कि रेलवे को इनको तो छोड़ दो, ठीक है, बाकी जो अभी 43 डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरीट भी आ गया, UPSC भी आ गई, इलेक्शन कमीशन भी आ गया, और इसके अलावा आप केवल एक्सक्लूड करोगे किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर जैसे कि रेलवे और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। रेलवे और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को छोड़ करके बाकी जगह की सिचुएशन देखी तो ग्रुप A से लेकर ग्रुप C का डेटा इनके पास में आया और वो डेटा रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, राज्यसभा में। और जवाब में क्या था वो देखो, लगभग 5.12 लाख वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिनमें 17.7% रिप्रेजेंटेशन SC का है, ST का 6.72% है, OBC का 20.26% है, और EWS का तो बहुत ही कम है, 0.02%। ग्रुप A की अगर बात करें, ये तो ओवरऑल बात होगी, ऊपर वाली 5.12 लाख। अब ग्रुप A की बात करें तो उसमें SC का रिप्रेजेंटेशन केवल 12.86% है, ST का 5.64% है, OBC का 16.88% है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि जबकि इन कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन कितना मिला हुआ है, 15%, 7.5% और 27%। तो इसके हिसाब से इनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं। एग्जैक्टली हायर पोस्ट में ज़्यादा यहाँ पर गैप देखने को मिल रहा है, ये बात बताई गई, ठीक है। मेन जो पॉइंट थे वो डेटा यहीं से आपके काम के हाथ लग गए हैं आपके।
कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कितना रिप्रेजेंटेशन है, और ग्रुप ए मेनली, ठीक है। फिर बात आ जाती है आईएएस ऑफिसर्स की। ये देखो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं आईएएस ऑफिसर्स की, कि टोटल हमारे यहाँ पर आईएएस ऑफिसर की जो सीट्स हैं उनका अगर देखें तो टोटल नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। 1 सेकंड में बताता हूँ, 1 सेकंड। यहाँ पर देखो जनवरी 1 2021 तक टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है आईएएस ऑफिसर्स की, 6746। ऑक्यूपाइड कितनी है, 5231। वैकेंसी कितनी चल रही है, 1515। ठीक है, ये हो गया। बाकी एसएससी यूपीएससी इनका भी अलग से डेटा बताया हुआ है। बाकी मेन जो डेटा था वो हमने देख लिया, अब ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि डेटा याद भी नहीं होगा आपको। तो ये रिप्रेजेंटेशन का सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रुप ए से ग्रुप सी तक का डेटा तो इसमें है, और ग्रुप ए का एक्सक्लूसिवली डेटा यहाँ पर नीचे वाला ये वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये पूरा आ गया ए टू सी। ओके, आगे चलते हैं। फिर आ गए हम सीधा पेज नंबर 8 पे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये कि देखो हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना 1972 का, उसमें देखो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया हुआ है। लगभग 50 अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। 1972 का लॉ है, और इसमें अभी अमेंडमेंट बिल है 2021 का। वो अभी पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास में था, तो उन्होंने अपने ओपिनियन दिए हैं। ओपिनियन को जानने से पहले ये देखते हैं, एक तो 50 अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, और ये अमेंडमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं देखे जाए तो। और इसमें ये देखा जा रहा है, इसमें ये है कि साइट्स, दैट मीन्स आपको पता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। इसका मतलब ये वो कन्वेंशन है जिसके तहत, अगर इस कन्वेंशन के तहत जिस भी स्पीसी, चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, जिसको भी एंडेंजर डिक्लेयर कर दिया और उसको उसका ट्रेड अगर रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उस ट्रेड को रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। इस साइट्स के अंडर में लगभग 38,700 स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की, प्लांट की, उनको रेगुलेट किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है। कहीं पर भी अगर ट्रेड होता है तो, ठीक है। मतलब साइट्स बिल्कुल नजरें गड़ा करके रहता है इन 38,700 स्पीसीज़ में, कहीं पर भी कोई व्यापार होता है तो। क्यों? क्योंकि ये एंडेंजर्ड है, ये ख़त्म हो सकती है, इनका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर साइट्स की कंप्लायंस नहीं रखी जाएगी हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है, साइट्स की जो कंडीशंस हैं उनको मानना, उनको अप्लाई करना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम वो नहीं मानेंगे तो साइट्स के, एक तो साइट्स हमें सस्पेंड कर देगा, किससे, कि भाई आप अगर जिन स्पीसीज़ में ट्रेड को अलाउ किया जाता है साइट्स के द्वारा, दूसरे कंट्रीज़ के साथ में आप जो ट्रेड करते हो वो ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। ये सिंपल सी बात है। इसका मतलब साइट्स को अगर हम नहीं फॉलो करते, उसके कंप्लाइंसेस हमारे यहाँ पर एज इट इज़ हमारे लॉज में रेप्लिकेट नहीं होती हैं, अगर उनकी कही हुई बातें हम नहीं मानते हैं, तो उस केस में इंटरनेशनली जो भी जिन स्पीसीज़ का ट्रेड परमिटेड है, उन स्पीसीज़ का ट्रेड भी हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में साइट्स के साथ में यह कंप्लायंस रखनी ज़रूरी है, इसीलिए अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके साथ साथ में आप साइट्स के बारे में एक बार आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पढ़ लोगे, भाई क्वेश्चन आ सकता है। तो ओवरऑल अगर पॉइंट देखें तो राज्यसभा में बातचीत चल रही थी, और ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने अपनी तरफ से रिपोर्ट रखी लोकसभा में, और मतलब अपनी रिपोर्ट रखी राज्यसभा में, और बात कही कि किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो रही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को जो अमेंडमेंट किया जा रहा है। अब जो प्रोपोज्ड अमेंडमेंट है ना, वो देखो दिसंबर 2021 में इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, ठीक है। अब बस उस पर डिस्कशन ही चल रहा है। डिस्कशन में ये निकल के आया, सबसे बड़ी बात तो ये कि साइट, अभी जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, इसमें टोटल 6 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। 6 शेड्यूल है टोटल, जिनमें अलग अलग लेवल पे प्रोटेक्शन मिली हुई है प्लांट्स को, एनिमल्स को। तो ओरिजिनली तो 6 शेड्यूल्स हैं, अब इन 6 को कन्वर्ट करके 3 शेड्यूल्स में कन्वर्ट करने की बात चल रही है, जिसमें पहली शेड्यूल क्या होगी, जिसमें वो स्पीसीज़ होंगी जिनको हाईएस्ट लेवल के प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। शेड्यूल सेकंड वो होगी जिन स्पीसीज़ को कम डिग्री की प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, और थर्ड शेड्यूल होगी जिसमें प्लांट्स को कवर किया जाएगा। इसका मतलब 6 शेड्यूल को सबज्यूम किया जा रहा है 3 में। एक तो ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, अगर ये बिल पारित होता है तो ये ऐसा हो जाएगा। इसके अलावा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी तरफ से जो कंसर्न शो किए हैं वो ये कि बोला बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो किसी भी शेड्यूल में मेंशन नहीं है, बहुत सारी मिसिंग है। तो बोले एक तो ये करेक्शन आना चाहिए, जो पहली से लेके फर्स्ट से लेकर के 6 शेड्यूल में मेंशन्ड स्पीसीज़ हैं उनको आप मेंशन करो प्रॉपर्ली, नहीं तो फिर बाद में डेटा गड़बड़ हो जाएगा। डेटा गड़बड़ हो गया तो फिर कैसे काम करोगे,
ठीक है, तो यही है मेन चीज़। बाकी तो अमेंडमेंट पारित हो जाएगा तब देखेंगे। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट साइट्स दोनों के बारे में अब आप एक बार जरूर पढ़ोगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके पास में बुक है रिवाइज कर लेना, जो भी एनवायरनमेंट की बुक हो उससे आप रिवाइज कर लेना, ठीक है, या फिर गूगल करके आप अपने हिसाब से आउटलाइंस नोट डाउन कर लेना। आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, बस इतना ही डिस्कशन में था। मेन कंटेंट हमने देख लिया। न्यूज़पेपर आपको कल सुबह मिल ही जाएगा, तो आप देख लेना, कोई और एडिशनल आपको कुछ लगे देखने का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।